Hello dear learners, now I am going to start journey of learning. हमारा आज का टॉपिक है क्लॉज और फ्रेज. ये भी बेसिक पार्ट्स जो हम शुरू किए थे उसी का हिस्सा है. इसको इन फ्यूचर हम जब डीप स्टडी करेंगे तो एक बार और इस पे हम जाएंगे इनके कैटेगरी पे. लेकिन अभी फिलहाल हमको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज दोनों के बारे में करना है. क्लॉज क्या है, फ्रेज क्या है. तो सबसे पहले मैं क्लॉज को डिफाइन करके आपको बता रहा हूं. क्लॉज को जब हम डिफाइन करते हैं तो लिखिए आप, अ क्लॉज is a part of a sentence. Clause is a part of sentence having its own सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. अब आप एक बार व्हाइट बोर्ड की तरफ देखें और इस डेफिनेशन को समझें. मैंने इसको लिखा है कि अ क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस हैविंग इट्स ओन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. आपको इतनी जानकारी तो पहले से है ही बेसिक कि जब हम एक सेंटेंस को दो अलग अलग हिस्से बांटे जिसमें एक सब्जेक्ट हो एक प्रेडिकेट हो, ये तो आपको मालूम है कि जब आप सेंटेंस के दो हिस्से करते हैं तो एक को सब्जेक्ट कहते हैं एक को प्रेडिकेट कहते हैं. लेकिन इसमें सेंटेंस का ही ये हिस्सा है क्लॉज. मतलब एक सेंटेंस में लिखता हूं तो उसी के अंतर्गत होगा क्लॉज, उसी में ये क्लॉज सन्निहित होगा, उसी में ये क्लॉज होगा. लेकिन उसका ऐसा हिस्सा होगा सेंटेंस का जिसका अपना खुद का सब्जेक्ट हो और प्रेडिकेट हो. अब तक तो आप ये पढ़ते आए हैं कि सेंटेंस में ही सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं, लेकिन वो बात बिल्कुल सही है. लेकिन सेंटेंस का ही एक ऐसा हिस्सा जिसके पास अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो वो होगा क्लॉज. इसका मतलब क्लॉज होने के लिए ये कंडीशन है कि वही हिस्सा सेंटेंस का क्लॉज हो सकता है जिसके पास अपना सब्जेक्ट हो प्रेडिकेट हो. और अच्छे से समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं फिर देखते हैं. I think that you have made a mistake. You have made a अब आप ध्यान से देखिए इस सेंटेंस को. इसमें कंडीशन क्या है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होना चाहिए और सेंटेंस का भाग होना चाहिए, सेंटेंस का हिस्सा होना चाहिए और उसका खुद का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होना चाहिए. अब देखिए, अगर मैं इतने को सेंटेंस का एक हिस्सा मान लूं, इतने को, तो इसमें आप आई को सब्जेक्ट कह सकते हैं. बोलो बेटा, आई सब्जेक्ट है. यस सर. तो फिर अगर आई सब्जेक्ट है तो बाकी बच्चा हिस्सा क्या होगा, प्रेडिकेट होगा. ये आप पहले से जानते हैं. तो दूसरा हिस्सा प्रेडिकेट होगा. इसका मतलब, और देखो ये एक बड़ा सेंटेंस है, इसका एक हिस्सा जिसके पास अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है, तो इसको मैं क्लास कह सकता हूं. बोलो. यस सर. बिल्कुल कह सकता हूं. इसलिए डेफिनेशन भी तो यही कह रहा है कि सेंटेंस का हिस्सा हो और उसका अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो. फिर देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं एक हिस्सा सेंटेंस का ये भी है, इसी बड़े से सेंटेंस का भी हिस्सा तो ये भी है. बोलो. इस हिस्से में जब आप देख रहे हैं तो यू को आप सब्जेक्ट कह सकते हैं, सब्जेक्ट है ये, नो डाउट. और बाकी बचे हिस्से को आप क्या कह रहे हैं, प्रेडिकेट. इसका मतलब ये हुआ कि यहां भी एक क्लॉज मिल गया. जब सब्जेक्ट प्रेडिकेट मिले तो यहां भी एक क्लॉज मिला. इसका मतलब हुआ कि ये ऐसा सेंटेंस था बेटा जिसमें दो क्लॉज है, जिसको आप ऐसे क्लॉज 1 कर दो, क्लॉज 2 कर दो, जिसमें दो क्लॉज है.
अब आप फिर से समझिए एक बार क्लॉज। देखिए, जब क्लॉज की बात मैं करता हूं तो क्लॉज सेंटेंस का हिस्सा होता है। आपको क्लॉज के लिए दो कंडीशन चाहिए, ध्यान रखिएगा। आपको किसी भी क्लॉज के लिए दो कंडीशन चाहिए, दो शर्त है। पहला कि वो सेंटेंस का हिस्सा होगा, सेंटेंस का ही एक छोटा या बड़ा हिस्सा होगा। दूसरा कंडीशन, उसके पास अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, मतलब जिस हिस्से की बात मैं कर रहा हूं उस हिस्से के पास अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होगा तो क्लॉज होगा। जैसा कि आपने एग्जांपल में देखा, एक हिस्सा ये था, एक हिस्सा ये था। इस हिस्से को जो हमने कनेक्ट किया है ये है कंजंक्शन, जिसको आप कमिंग क्लासेस में पढ़ेंगे आप। तो आप देखिए, ये सेंटेंस का एक हिस्सा ये हुआ, एक हिस्सा ये हुआ। इस हिस्से को जब मैं एक बार चेक कर रहा हूं तो इसमें मैं पा रहा हूं कि इसमें सब्जेक्ट भी है, प्रेडिकेट भी है। दूसरे हिस्से को जब हम देख रहे हैं तो हमको इसमें एक सब्जेक्ट भी मिल रहा है, प्रेडिकेट भी मिल रहा है। इसका मतलब कि इसमें दो क्लॉज हो गए। एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें दो क्लॉज है, आपने इसको देखा। एक एग्जांपल से और बता दूं या आगे बढ़ूं और कुछ नई बातें बताऊंगा? बताओ, चलिए एग्जांपल लास्ट में आपको टाइम मिलेगा तो एक और दे दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल आइए इसको कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए, एक महत्वपूर्ण बात वो जानना है आपको क्लास के बारे में। जब आप कोई सेंटेंस लिख रहे हैं, कोई भी सेंटेंस आप लिख रहे हैं, तो उसमें आपको ये देखना है कि वो सेंटेंस किसी कंजंक्शन से शुरू हो रहा है या बिना कंजंक्शन के शुरू हो रहा है। ध्यान से शुरू में देखो। जैसे अभी मैंने जो सेंटेंस लिखा था उसमें आपने देखा था कि उसमें दैट को मैंने क्या कहा था, कंजंक्शन कहा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना है कि क्लास सेंटेंस में तो है, लेकिन अब डिपेंड करता है क्लास की कैटेगरी पे, कि क्लास के जो टाइप्स है उस पे। तो इस क्लास को कहीं पे मेन क्लॉज कहा जाता है। ध्यान से देखिए, इस क्लॉज को कहीं पे मेन क्लॉज, कहीं पे हम इसको कोऑर्डिनेट क्लॉज, और फिर इसी का एक हिस्सा ये होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब देखिए, बहुत इजी वे में आपको मैं तीनों को समझा देता हूं, फिर आगे तो विस्तार से हम पढ़ेंगे। जब कंजंक्शन चैप्टर में शुरू करूंगा तो आपको कंजंक्शन से रिलेट करके क्लासेस को बताऊंगा। अभी फिलहाल आप इसको जल्दी से समझिए। सेंटेंस का ऐसा हिस्सा, ऐसा क्लास जो बिना कंजंक्शन के शुरू हो, इसको थोड़ा थोड़ा लिखते जाइए। विदाउट कंजंक्शन जो होगा, विदाउट कंजंक्शन जो होगा क्लास, उसको हम मेन क्लॉज कहेंगे, जिसमें कंजंक्शन नहीं होगा। और जिसमें कंजंक्शन होगा वो या तो कोऑर्डिनेट होगा या सबऑर्डिनेट होगा, मतलब इन दोनों में कंजंक्शन चाहिए। कोऑर्डिनेट या सबऑर्डिनेट के लिए कंजंक्शन चाहिए। अब आप इसको समझिए कैसे ये हो रहा है। अगर क्लास हमारा कोऑर्डिनेट है तो निश्चित रूप से उसमें जो कंजंक्शन होगा वो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होगा। ध्यान से समझिए, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होगा तो हमारा क्लास कोऑर्डिनेट होगा, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होगा तो क्लास हमारा सबऑर्डिनेट होगा। ये डिपेंड करता है कंजंक्शन में कि किस तरह का, किस टाइप का कंजंक्शन है, उसी तरह से ये क्लॉज बनते हैं। इसको जब मैं कंजंक्शन पढ़ाऊंगा तो आपको और अच्छे से बताऊंगा। अभी देखिए, ये चीजें हो गई, थोड़ी सी जानकारी क्लास के बारे में कि मेन क्लॉज क्या है। मेन क्लॉज को हम कभी कभी इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कह देते हैं, ये आप याद रखिएगा। मेन क्लॉज का एक और नाम क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज। वो किसी पे डिपेंड नहीं होता है, इस वजह से उसको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। अब जब क्लॉज को हम काइंड्स के रूप में देखते हैं तो इसके भी 3 काइंड्स है, जिसको हम नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और लास्ट एडवर्ब क्लॉज। अब देखिए,
जैसे आपने जब क्लास को देखा था कि क्लास क्या था, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट लिए हुए, सब्जेक्ट का सेंटेंस का एक हिस्सा। जब ये क्लॉज सेंटेंस में नाउन का काम करेगा तो हम इसको नाउन क्लॉज बोलेंगे। जब ये एडजेक्टिव का काम करेगा सेंटेंस में तो इसको एडजेक्टिव क्लॉज कहेंगे, और जब ये एडवर्ब का काम करेगा तो इसको हम एडवर्ब क्लॉज कहेंगे। ये आपको जब डीप स्टडी हम करेंगे तो एक एक को मैं अलग से डिफाइन करके और गहरी जानकारी दी जाएगी या दूंगा। अभी फिलहाल आप इतना ही जानिए कि क्लास की ये क्लास के 3 काइंड्स हो गए। क्लास को कैसे पहचानेंगे आप, ये याद रखना। क्लास को पहचानने का तरीका क्या है बेटा, सेंटेंस का हिस्सा हो और अपना सब्जेक्ट प्रेडिकेट हो, याद रहेगा। सेंटेंस का हिस्सा होगा क्लास और उसके पास अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होगा। अब आओ जल्दी से हम फ्रेज को देख लेते हैं। सबसे पहले बेटा मैं फ्रेज को भी एक बार डिफाइन कर देता हूं, इसका डेफिनेशन देता हूं, फिर हम इसको समझेंगे। A group of words which act as certain a group of words which acts as certain parts of speech। जब ये किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच का काम करता है, कौन, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स मतलब एक से ज्यादा वर्ड्स मिलके किसका काम कर रहा है बेटा, किसी न किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच का। ये जो सर्टेन पार्ट्स ऑफ स्पीच मैं कह रहा हूं, ये जो ध्यान से देखिए मेरी बात, ये जो मैं कह रहा हूं सर्टेन पार्ट्स ऑफ स्पीच, किस पार्ट्स ऑफ स्पीच का काम करता है ये, तो ये जब नाउन का काम करता है ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो इसको हम नाउन फ्रेज बोलते हैं। जब ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स एडजेक्टिव का काम करता है तो हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, एडजेक्टिव फ्रेज। जब ये सर्टेन पार्ट्स ऑफ स्पीच एडवर्ब का काम करता है तो इसको हम एडवर्ब फ्रेज बोलते हैं। ये देखिए, ये सर्टेन पार्ट्स ऑफ स्पीच काम करने का मतलब या तो नाउन का काम करेगा, एडजेक्टिव का काम करेगा या एडवर्ब का काम करेगा। जब ये नाउन का काम करेगा तो इसको मैं नाउन फ्रेज कह दूंगा। जब ये एडजेक्टिव का काम करेगा तो मैं एडजेक्टिव फ्रेज कहूंगा, और जब ये एडवर्ब का काम करेगा तो इसको हम एडवर्ब फ्रेज कहेंगे। क्लियर हुआ। अब देखो किसी किसी बुक में आप, एक चीज और बताते चलूं जिससे बच्चे कंफ्यूज ना हो, किसी किसी बुक में आप इसका डेफिनेशन आप इस रूप में भी देखते हैं, a group of words that makes sense but not complete sense। कहीं कहीं आपको ये डेफिनेशन भी मिलेगा कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। तो सोचो ये दोनों डेफिनेशन एक ही है। सर्टेन पार्ट्स ऑफ स्पीच होने का मतलब ये भी क्या करता है, सेंस तो देता है, कंप्लीट सेंस नहीं देता है। दोनों डेफिनेशन सेम है। अब एक चीज देखिए, जब आपको किसी किसी बुक में जब आपको सेंटेंस को डिफाइन करते हुए, सेंटेंस को क्या कहा गया था, सेंटेंस भी तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, बोलो है। सेंटेंस को क्या कहते हैं हम, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब देखो सेंटेंस को कैसे आपने डिफाइन किया था, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट मीनिंग। ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट मीनिंग, इसको मैं थोड़ा सा इधर लिखता हूं, शायद कैमरे में ना आए, इसको मैं थोड़ा सा और पहले से लिखता हूं। देखिए सेंटेंस को हमने कहा था अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स
कंप्लीट मीनिंग। अब देखो आप, ये विद, यहाँ पे विद मैंने लिखा है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट मीनिंग। लेकिन अगर इसी में थोड़ा सा मैं चेंज कर दूं, इसी को अगर मैं लिखता हूं ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मैं विद के जगह विदाउट लिख दूं, विदाउट कंप्लीट सेंस। कंप्लीट मीनिंग या कंप्लीट सेंस दोनों लिख सकते हो। अब देखो बेटा, मैंने दो डेफिनेशन लिखे हैं। एक में मैंने लिखा है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट सेंस या विद कंप्लीट मीनिंग। फिर दूसरा मैंने लिखा है ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट कंप्लीट सेंस या मीनिंग। विद कंप्लीट सेंस जो होगा इसी को हम सेंटेंस कहते हैं। बात समझ रहे हैं आप? जब मैं इसको कहूंगा विदाउट कंप्लीट मीनिंग तो ये हो गया फ्रेज। एक बार देखो आप इधर, जैसे जब ये कंप्लीट सेंस देगा तो सेंटेंस हो जाएगा, और जब कंप्लीट सेंस नहीं देगा, सेंस तो देगा मतलब बिना कंप्लीट सेंस के, विदाउट कंप्लीट सेंस है तो फ्रेज हो गया। दोनों का अंतर समझ में आया? फ्रेज और ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो दोनों है, ये भी है ये भी है, लेकिन इसका सेंस कंप्लीट है, इस वजह से ये सेंटेंस का आ गया, और इसका सेंस कंप्लीट नहीं है, इस वजह से ये फ्रेज है। अब आइए फ्रेज का एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से हम इसको एक बार और फ्रेज को समझते हैं कि कैसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कंप्लीट सेंस न दे। डू यू नो द मैन? डू यू नो द मैन who was standing at the gate? Do you know the man? आप देखिए, do you know the man, क्या आप उस व्यक्ति को जानते हैं? Who was standing, कहां खड़ा है? Who was standing at the gate। अब देखो, अगर मैं कहूं किसी से standing at the gate, तो at the gate आप देख रहे हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स हुआ, इसमें 3 वर्ड्स है, देखो ग्रुप ऑफ वर्ड्स। लेकिन अगर आपसे मैं कह रहा हूं एट द गेट, गेट पर, तो ये कंप्लीट सेंस दे रहा? नहीं, सेंस तो दे रहा है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा। इस वजह से ये क्या हो गया, इसको हम फ्रेज बोलेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं जल्दी से समझने के लिए, जैसे the sun rises in the east। देखो आप, इन द ईस्ट शब्द जो है ये फ्रेज हो गया, इसलिए कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा, इसलिए मैं इसको क्या बोलूंगा, फ्रेज। अब आप देखिए, एक चीज आपको ध्यान रखना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कभी कभी लोग सेंटेंस को क्लास कह देते हैं, ये आपको ध्यान रखना है कि सेंटेंस कभी क्लास नहीं होता, इसलिए कि सेंटेंस का हिस्सा होता है क्लास, सेंटेंस के अंदर होता है क्लास। कभी कभी लोग कंफ्यूजन बस ये बोल देते हैं कि ये क्लॉज है, लेकिन क्लॉज और सेंटेंस दोनों सेम नहीं है। क्लॉज छोटा हिस्सा है जो सेंटेंस के अंतर्गत होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आज की क्लास हमारी फ्रेज और क्लास के रूप में थी। एक बार आप सुनिए, एक बार क्विक रिवीजन करता हूं। सेंटेंस जब हम पढ़ रहे थे तो हमने उसको ग्रुप ऑफ वर्ड्स कहा था, तो चाहे फ्रेज हो या क्लास हो, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही है। लेकिन ये ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो ये फ्रेज जो कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है, और क्लॉज जो है, क्लॉज में आपने देखा था कि वो कंप्लीट सेंस तो दे रहा है लेकिन एक सेंटेंस के अंतर्गत है, सेंटेंस का एक हिस्सा है। कैसा हिस्सा? जिसके पास अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो। चलिए, आज की क्लास इसी पे भेज दी। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके,
जय हिंद।